हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलो आज हम अपने इनकम टैक्स के एक रेलिवेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, दैट इज नोन एज सैलरी इनकम। इन प्रैक्टिकल लाइफ हम सब जानते हैं कि हमारे मैक्सिमम जो क्लाइंट्स होंगे वो या तो सैलरी इनकम की होती हैं या पीजीईबी इनकम के कवर अप में होते हैं। तो इसीलिए हमारा मेन फोकस सैलरी या पीजीबी की इनकम को कंप्यूट करने पर ही होता है। अगर हम एग्जाम ओरिएंटेड बात करें तो सैलरी या पीजीबी की वेटेज ज्यादा है, और हम सैलरी के अंदर अभी सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्योंकि कंपटीशन पार्ट तो हम क्लासरूम में कवर अप कर चुके हैं, तो स्टूडेंट की क्वेरीज के अकॉर्डिंगली कि सर ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन कैसे होती है, हम ग्रेच्युटी को कवर अप करेंगे। तो आओ स्टार्ट करेंगे प्लीज ग्रेच्युटी के रिगार्डिंग बात करने के लिए। ग्रेच्युटी को, हाँ जी प्लीज आप मेरे साथ जरा रिवाइज भी करेंगे। अब आप सबको मैंने रूल्स कवर अप करे हुए हैं, उन रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं। ग्रेच्युटी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 से कवर अप किया हुआ है। ग्रेच्युटी जो भी हमारी रिसीव्ड होगी उसमें से हम एग्जम्प्ट करेंगे अंडर सेक्शन 10(10), और जो रिमेनिंग अमाउंट है यही अमाउंट नोन एज टैक्सेबल अमाउंट जो हमारी सैलरी की कंप्यूटेशन के अंदर ऐड होगा। तो हमारे सामने अब क्वेश्चन आता है कि सैलरी की कंप्यूटेशन करने के लिए ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो अगर ग्रेच्युटी का पैसा आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, डेथ एटसेट्रा, दैट इज जॉब को रिलीविंग टाइम पर प्रोवाइड हो रहा है, तभी हम सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 की एग्जम्पशन को फॉलो करेंगे। अगर ये पैसा हमें मिल रहा है और हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, मतलब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ग्रेच्युटी का पैसा मिल रहा है रिटायरमेंट के टाइम पर, तो इनको हम फुली एग्जम्प्ट करते हैं। मैंने क्लासरूम में आपके साथ कई बारी मजाक में बोला हुआ है कि समझ लो ये तो गवर्नमेंट के जवाई हैं, मैक्सिमम एग्जम्पशन अवेल होती है। और यही रीजन है कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब को क्या करते हैं, प्रेफर कर रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली एग्जाम, बट सभी की किस्मत तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नहीं होती ना। अगर हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और हमारे को ग्रेच्युटी का पैसा मिल रहा है, तो इसको हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट, एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। इसको क्या मतलब हमने बोला था कि अगर जो भी ग्रेच्युटी का पैसा हमारा एम्प्लॉयर सेट असाइड कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करके आ रहा होगा, और वो पैसा या तो ग्रेच्युटी एक्ट के अकॉर्डिंगली या वो इनकम टैक्स में जो भी हमारी अथॉरिटीज हैं उनके परमिटेड सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉई है वो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर है। और अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर हैं तो हम बोलते हैं लीस्ट ऑफ फॉलोइंग शेल बी एग्जम्प्टेड। हम 3 अमाउंट कवर करेंगे और उन तीनों में जो भी लोअर होगा हम उनको एग्जम्प्ट करेंगे। फर्स्ट है 15, एवरेज के लिए 15 डेज, बट 26 क्योंकि कवर्ड है, इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अभी इसके ऊपर हम एक स्टार पॉइंट डाल रहे हैं और इस पे डबल स्टार मार्क करते हैं कवर करने के लिए। तो फर्स्ट लिमिट है 15/26 इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सेकेंड लिमिट 20 लाख। थर्ड, अमाउंट रिसीव्ड, हाँ जी,
एक बात जरा ध्यान रखना, यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, लास्ट ड्रॉन सैलरी। मतलब अगर आप 7 जुलाई को रिटायर हुए हैं तो आप जुलाई मंथ की सैलरी कंसीडर नहीं करेंगे, आपको जून मंथ की कंसीडर करनी है, क्योंकि आईटी एक्ट में वर्ड क्या है, लास्ट ड्रॉन सैलरी। जिस भी मंथ में रिटायरमेंट हुई है, डेथ हुई है, उसे पिछले महीने की सैलरी को कंसीडर करेंगे एग्जम्पशन के लिए। और सैलरी में क्या क्या लेंगे बोलो, एक बेसिक सैलरी और सेकंड हम क्या लेते हैं, डीए, दैट इज कॉल्ड डियरनेस अलाउंस। तो सैलरी में सिर्फ दो ही चीजें लेनी है, एक बेसिक सैलरी जो आपकी एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है, एंड सेकंड नोन एज डियरनेस अलाउंस। यहां पर डियरनेस अलाउंस चाहे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हो या ना हो, दोनों ही कवर अप है। सेकंड अगर हम बात कर रहे थे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में, इफ एक्सीड 6 मंथ कंसीडर फुल ईयर। अगर मेरे को जॉब करते हुए 19 ईयर 4 मंथ हुए हैं तो हम कितना कंसीडर करेंगे, सिर्फ 19 ईयर। 19 ईयर 8 मंथ तो हमें कितना लेना पड़ेगा, 20 ईयर। 19 ईयर 6 मंथ, ध्यान रखना 19 ईयर, क्योंकि यहां पे वर्ड 6 मंथ एक्सीड है। 19 ईयर 6 मंथ 5 डेज, आप 20 ईयर। तो एक्सीड पे ही आप कंसीडर करेंगे नेक्स्ट ईयर, अदरवाइज आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे। सेकंड में अगर हम बात करें, इंप्लॉई इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अगर वो उसमें कवर नहीं है, और आपको मैंने बताया था कि अगर हमारा एग्जामिनर हमें कुछ नहीं बोलता तो हम नॉट कवर्ड एज्यूम करते हैं, दैट इज साइलेंट केस में। लिस्ट ऑफ फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्टेड, हम 3 अमाउंट यहां पर भी हमारे साथ कवर अप है जिनको हम फॉलो करते हैं। लिस्ट ऑफ फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्टेड। अगर हम बात करें मॉनेटरी लिमिट की, तो मॉनेटरी लिमिट जो चेंज हो रही है वो सिर्फ फर्स्ट ही तो चेंज होती है, सेकंड एंड थर्ड तो सेम है। सेकंड 20 लाख बिल्कुल सेम रहती है मॉनेटरी लिमिट। थर्ड में हमारा जो अमाउंट रिसीव्ड है वो भी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ जो चेंज है वो फर्स्ट लिमिट में है। हम क्या फॉलो करेंगे, 15/30 इनटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। आप जब भी रिटायर हुए हैं उससे पिछले 10 महीने की सैलरी का एवरेज लेने। वर्ड यहां पर भी लास्ट है, अपने मंथ को कंसीडर नहीं करना। अपने मंथ को कंसीडर कौन करता है, जब हम आगे डिस्कस करेंगे लीव एंड कैशमेंट, उसमें अपने मंथ को कंसीडर करेंगे, बट ग्रेच्युटी के अंदर दोनों केसेस में लास्ट है। बट फर्क यह है कि वहां पे सिर्फ लास्ट मंथ है और यहां पे लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी है इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। चलो अगर हम बात करेंगे सैलरी के अंदर हम क्या लेंगे, तो यहां पर जो सैलरी का मीनिंग है वो बेसिक सैलरी है, डीए इफ है, मतलब फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट को हमने कवर अप करा हुआ है। और थर्ड हमारा क्या होगा बोलो, परसेंटेज कमीशन की बात करेंगे। और अगर कंप्लीटेड ईयर की बात करता हूं तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में इग्नोर फ्रैक्शनल मंथ्स, मतलब जब तक वो ईयर आपका फुल नहीं होगा तब तक हम उसको कंसीडर नहीं करते। चलो अब हम इस ग्रेच्युटी एक्ट की जो हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनकी बात को हम कवर अप कर रहे हैं और कुछ नोट्स को देखते हैं एक बारी। कौन से नोट्स हैं हमारे, उन नोट्स को एक बारी कंसीडर करेंगे। तो देखो अगर मैं नोट 1 की बात कर रहा हूं तो पहला, अगर हम बात करें कि मैं ग्रेच्युटी का पैसा रिटायरमेंट के टाइम पर ना लेकर के ड्यूरिंग द जॉब ले लूं, ऐसा हो सकता है कि अगर मुझे जॉब के टाइम पे ही ग्रेच्युटी का पैसा नीड हो मैं अवेल कर सकता हूं। वो तो आप इंप्लॉयर के अकॉर्डिंगली जो भी आपके टर्म्स हैं आप उस पर डिसाइड करेंगे, और आपको जॉब करते हुए कितना टाइम हो चुका है वो डिपेंड है। तो अगर आप ड्यूरिंग द जॉब ले रहे हैं तो चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इट इज फुली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। मतलब जो एग्जम्पशन है वो सिर्फ रिटायरमेंट या डेथ, दैट इज जब आप छोड़ के जा रहे होंगे तभी कवर है। अगर कवर्ड बोले या नॉट कवर्ड बोले तो आप क्या एज्यूम करेंगे, अपना नॉट कवर्ड एज्यूम करते हैं। थर्ड, अगर मैं ग्रेच्युटी का पैसा मैं रिटायर हो रहा हूं आज और मैं फ्रॉम मोर देन 1 एम्प्लॉयर से अवेल कर रहा हूं,
मोर देन वन एम्प्लॉयर से मैंने ग्रेच्युटी के पैसे को रिसीव किया, तो क्या सर मुझे एग्जम्पशन 2 बार ही मिलेगी? यस, बट एग्रीगेट एग्जम्पशन मैक्सिमम ₹20 लाख होगी, क्योंकि लीगल मैटर में आपको जो कंपैरिजन है वो 20 लाख की लिमिट है, तो आपको जो मैक्सिमम एग्जम्पशन है आपको मोर देन वन एम्प्लॉयर में भी कितनी मिल सकती है? 20 लाख। नेक्स्ट पॉइंट भी अगर हम कवर अप करें कि अगर मैंने ग्रेच्युटी की एग्जम्पशन पहले कभी अवेल करी है, फॉर एग्जांपल मैं पहले रिटायर हुआ था और मैंने ग्रेच्युटी की एग्जम्पशन ली थी ₹2 लाख की, उसके बाद मैंने दोबारा जॉब शुरू कर दी और आज मैं दोबारा रिटायर हो रहा हूं और मुझे ग्रेच्युटी का पैसा मिल रहा है, तो मैं अपनी लाइफ टाइम में 2 लाख की एग्जम्पशन तो अवेल कर चुका हूं। अब आप कंपेयर करने के लिए 20 लाख से क्लेम नहीं करेंगे, आप 20 लाख में से जो एग्जम्पशन पहले ले चुके हैं, मेरे एग्जांपल में कितना 2 लाख, आप उसको माइनस करेंगे, अब आप कंपेयर 18 लाख से करेंगे। अगर मैं क्रक्स पॉइंट में बोलूं तो अगर आप 1 साल में लें या मोर देन 1 ईयर में लें, हमारी मैक्सिमम एग्जम्पशन आपको 20 लाख की मिलती है। नेक्स्ट, अगर मेरी डेथ हो गई है, मेरी स्पाउस को वो मिल रहा है पैसा, मेरे चिल्ड्रन को मिल रहा है या मेरे कोई डिपेंडेंट को मिल रहा है, तो सर क्या वो भी एग्जम्पशन ले सकती हैं? यस, ग्रेच्युटी की एग्जम्पशन हिमसेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, एनी अदर डिपेंडेंट ऑफ अपॉन एम्प्लॉय क्लेम कर सकते हैं। तो यही है हमारे ग्रेच्युटी के रूल जो हम अपना कवर अप करते हैं और इन्हीं के ही हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्लासरूम में कवर अप करे हैं। तो अब कुछ और क्वेश्चंस हम ग्रेच्युटी के कवर अप कर रहे हैं।